नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा जो कि आपके फर्स्ट बुक से है। आपको पता है हिस्ट्री में आपके 3 बुक है ना। हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके तीनों ही बुक से टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की जो फर्स्ट बुक की जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से भी जाके वीडियो को देख पाएंगे, जिसमें जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके होते हैं, है ना, वो सारे क्वेश्चन आपको मैंने करवा रखा है। आप किसी भी बोर्ड से हैं, आप यूपी बोर्ड से हैं, आप बिहार बोर्ड से हैं, आप झारखंड बोर्ड से हैं, आप राजस्थान बोर्ड से हैं, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं, हमारे चैनल की वीडियोस को देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, देखिए ये आप सभी को पता है कि भाई इसमें हम एक ही वीडियो में सारी पूरी बुक को खत्म करेंगे। हम चलते हैं अपने पीडीएफ में, या पीपीटी बोल सकते हैं हम उसको, पीपीटी में चल के हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। सो प्यारे बच्चों, ये हमारा भारतीय इतिहास के कुछ विषय विषय भाग 1 का हमारा ये पीपीटी है। यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से हड़प्पा वासियों की आहार संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले निम्नलिखित विद्वानों का कौन सा वर्ग सफल रहा। मतलब हड़प्पावासी अपने अनाज के दानों से भी बहुत सारी चीज़ों, मतलब अनाज के दानों से भी भोजन प्राप्त करते थे, है ना, आप सभी को मालूम है ये बात। तो जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, बीज की खोज की है विद्वानों ने। तो ऐसे कौन से विद्वान हैं जो मतलब ऐसे चीज़ों का अध्ययन करते हैं, अनाज के दानों का अध्ययन करते हैं, बीजों का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे विद्वानों को हम बोलते हैं पुरा वनस्पतिज्ञ। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको हम? पुरा वनस्पतिज्ञ बोलते हैं। जो अनाज के दानों का, पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? पुरा वनस्पतिज्ञ। तो ऑप्शन सी आपका इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया? निम्नलिखित विकल्पों का सही मतलब सही विकल्प की पहचान कीजिए। भाई हड़प्पाई लिपि को एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है? यह चित्रमयी और समरूप थी। नहीं भाई, ये तो नहीं होगा। मतलब रहस्यमय कहने के पीछे का कारण हमें बताना है। ये तो हमें पता है कि ये चित्रमयी तो थी भाई। यह बाई से दाई ओर लिखी जाती थी। पढ़े लिखे वैसे तो बाई से दाई ओर नहीं लिखी जाती थी, दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, ये बात हमें मालूम है। ठीक है, पढ़े लिखे लोग इस लिपि को पढ़ने में समर्थ नहीं है। यह लिखने की सामान्य दशा को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। पढ़े लिखे लोग भी इसका अर्थ आज तक नहीं निकाल पाए हैं, इसीलिए इस लिपि को एक रहस्यमय लिपि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता का पालतू जानवर नहीं था? देखिए हड़प्पावासी बहुत सारे जानवरों को पालतू जानवर बनाया था, लेकिन इसमें से जो गाय है, गाय हड़प्पा वासियों का पालतू जानवर नहीं था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, सोर्दुगई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में है? तो देखिए सोर्दुगई नामक हड़प्पा स्थल जो है वो अफगानिस्तान में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, निम्न हड़प्पा स्थल से मनकों को छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। मनकों में छेद करने के जो विशेष उपकरण मिले हैं वो किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? लोथल से, चन्होदरो से, धौलावीरा से, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। बच्चे तैर फैर में रहते हैं और गलत आंसर लगा के आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए आप एमसीक्यू में, है ना, और उसके बाद ही आंसर दे। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? हड़प्पा वासी सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? भैया सोना कहाँ से मंगाते थे? तो सोना मंगाते थे दक्षिणी भारत से। ठीक है, दक्षिणी भारत से सोना मंगाते थे हड़प्पा वासी। हड़प्पा वासियों के लिए कौन सा स्थल तांबे का स्रोत था? भाई तांबा आप कहाँ से मंगाते थे? खेतरी अंचल से, आंध्र प्रदेश से, कोलार से, या फिर कलूर से? तो ये मंगाते थे खेतरी अंचल, हमारा राजस्थान में जगह है खेतड़ी, यहाँ से मंगाते थे तांबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो 375 से लेकर 400। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, है ना। चिन्हों की संख्या पूछ लिया जाता है, लेकिन पेपर में भाई पूछ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाटों का आकार कैसा था? तो हड़प्पा वासी बाट बनाते थे सामान को तौलने के लिए। अगर उसके हम आकार की बात करें तो आकार कैसा होता था? वो घनाकार होता था। ठीक है, घनाकार। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बाटों के ऊपरी मानदंड निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो बाट का जो ऊपर का हिस्सा था वो किस प्रणाली का अनुसरण करता था? तो ये दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था, है ना। ऊपरी भाग दशमलव प्रणाली का और निचला भाग जो था वो द्विआधारी था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की गई। तो सिंधु घाटी में, ये क्वेश्चन को पूछने का तरीका भाई अलग अलग हो सकता है और कई बार बच्चे फंस जाते हैं। सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता खोज की घोषणा कब की गई? अब खोज की घोषणा की जब की गई है वो डेट हमें बताना है, खोज कब की गई ये नहीं बताना। खोज तो वैसे आप सभी को पता है 1921 में हो गई थी,
है ना, सिंधु घाटी के पास जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वैसे तो, लेकिन खोज की घोषणा 1924 में हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जॉन मार्शल ने खोज की घोषणा की थी। अगला देखेंगे, अगला कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। बहुत ही ध्यान से आपको कथन को पढ़ना होता है, कारण को रीड करना होता है, दोनों में रिलेशन भी देखना है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो देखिए मैं कथन पढ़ता हूँ। कथन क्या है कि दुर्ग को एक ऊंचे स्थान पर बनाया गया। बिल्कुल भाई, दुर्ग जो था ऊंचाई पे बनाया जाता था, हमें मालूम है ये बात, है ना। कारण क्या दे रखा है कि दुर्ग की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। ये भी बात सही है, ठीक है। दुर्ग की जो संरचना थी वो कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनाई गई थी। अब देखोगे तो दोनों में रिलेशन भी बन रहा है, दोनों में यहाँ पे दुर्ग की ही बात हो रही है। तो मैं जो ऑप्शन आपको बताऊंगा वो है कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 12वीं में। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित लिपि में से किसका अर्थ जेम्स प्रिंसेप द्वारा निकाला गया। तो जेम्स प्रिंसेप ने कौन सी दो लिपि का अर्थ निकाला था, आप सभी को पता है, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद गण अथवा संघ नामक महाजनपद पर शासन था। जो गण और संघ नामक जो राज्य होते थे उस पर किसका शासन होता था, तो कई लोगों के समूह का शासन होता था। यहाँ पे समूह का शासन चलता था, यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का राज नहीं होता था गण और संघों पे, ठीक है। अगला है महावीर, भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध का संबंध था। तो भगवान महावीर और बुद्ध का संबंध किससे था, गणों से था, राजतंत्रों से था, अल्पतंत्रों से था, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका संबंध था गणों से, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, गणों से था इनका संबंध। अगला है सबसे प्राचीन अभिलेख निम्न भाषा में लिखे गए थे। देखो आसान क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे, आप लोग कमेंट में बता देना भाई, ठीक है। जो भी आंसर आपको लगता है 16वें का कमेंट में बताना आप सभी, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कोशिश करें कमेंट में आंसर बताने का। एक दो क्वेश्चन कमेंट में पूछना मेरा भाई बनता है, हक बनता है, क्योंकि इतने समय से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला 17वां क्वेश्चन क्या है, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। बहुत आसान क्वेश्चन भाई, मगध, ठीक है। हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, मगध जो है सही आंसर हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद था इस समय काल में। अगला है मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, ठीक है भाई। राजधानी वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पे ऐड किया गया है। जो मगध की आरंभिक राजधानी थी और राजगाह थी, या राजगीर भी आपका ऑप्शन लिखा होगा तो भी सही हो जाएगा, या राजगाह भी लिखा होगा तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है पाटलिपुत्र मगध की राजधानी कब बनाई गई। तो पाटलिपुत्र पता है पहली राजधानी क्या थी, राजगीर थी। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई थी। ऑप्शन बी आप देख पाएंगे, सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। भाई आसान है लेकिन आता है पेपर में, चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र राजधानी थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न राजा की अभिलेख सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन अभिलेख किस राजा की है, तो हम सम्राट अशोक के है, राजा अशोक के है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था। प्रयाग प्रशस्ति आप सभी को पता है, जो किसी की प्रशंसा में लिखी जाती है ना। इसको हम इलाहाबाद स्तंभ भी बोलते हैं। मतलब इलाहाबाद में एक बहुत ऊंचा स्तंभ है, उस पर लिखा गया है बहुत सारी चीज़ें इतिहास के बारे में। इस स्तंभ से हम बहुत कुछ जानते हैं। इसकी रचना हरिसेन ने की थी, जो कि समुद्रगुप्त का राजकवि था, है ना। तो हरिसेन आपका सही आंसर हो जाएगा, हरिसेन इसका लेखक है। अगला देखेंगे, अगला कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था। बिल्कुल भाई, चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। कारण क्या था कि चाणक्य कूटनीति में निपुण थे। तो भाई उनको कौटिल्य इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि वो कूटनीति में बहुत ज़्यादा निपुण थे, है ना। कूटनीति तैयार करते थे अपने साम्राज्य के लिए। तो यहाँ पे आप कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ऑप्शन ए जो दे रखा है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा एक 4 वर्णों की ब्राह्मणीय नियम निर्धारण में नहीं आता है। तो इसमें से कौन सा जो है वो ब्राह्मणीय जो ब्राह्मणों की जो नियम है उसके निर्धारण में नहीं आता है। मतलब ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियम वगैरह का असर इनके ऊपर नहीं पड़ता था। तो ब्राह्मण तो भाई हो जाएगा, क्षत्रिय भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा, लेकिन निषाद जो होते थे, निषाद यानी कि जंगली जो लोग होते थे, उनके ऊपर ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियम का कोई असर नहीं पड़ता था, है ना। अगला देखते हैं। अगला है, प्राचीन काल में अधिकतर राजवंश निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो भाई अधिकांश राजवंश जो है वो पितृवांशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे, जिसमें क्या होता है, पिता की मृत्यु के बाद पुत्र, पुत्र की मृत्यु के बाद फिर उसका जो होगा उसका बेटा होगा वो, है ना। इस तरीके से वंश परंपरा चलती है, आप सभी को ये बात मालूम है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोत्र का आधार क्या था? तो आप सभी को पता है कि गोत्र का आधार था वैदिक ऋषि का नाम, है ना। वैदिक काल में जो ऋषि मुनि हुए उन्हीं के नाम पे गोत्र का निर्धारण होता था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला, जाति व्यवस्था में सबसे निचला दर्जा प्राप्त था। तो जाति व्यवस्था में सबसे निचला दर्जा किसको प्राप्त था? अस्पृश्य को। अस्पृश्य जो अछूत होते थे, जिनको लोग देखना तक पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, शास्त्रों के अनुसार केवल निम्न जाति के लोग ही राजा हो सकते थे। तो शास्त्रों में क्या कहा गया था? शास्त्रों में कहा गया था कि केवल क्षत्रिय वर्ग के जो लोग होंगे, या जाति भी कह सकते हो आप, तो क्षत्रिय वर्ग के लोग ही राजा हो सकते थे, है ना। तो इन्हीं को राजा बनने का हक था सिर्फ। अगला आ गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, निम्न शासक अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे। अंतर्विवाह पद्धति में क्या होता है कि गोत्र के अंदर ही विवाह संबंध बनाए जाते हैं। तो कौन से शासक अंतर्विवाह पद्धति को फॉलो करते थे भाई? तो सातवाहन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, असंस्कृत भाषी लोगों को क्या कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था? जो असंस्कृत भाषी लोग थे, या जो बाहर से आए जिनको संस्कृत भाषा नहीं आती है, तो उनको क्या कह के मतलब हे की दृष्टि से देखा जाता था, अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था। तो मलेच कहा जाता था उनको। क्या कहा जाता था? मलेच। मलेच कह के उनको हे की दृष्टि से देखा जाता था। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम नामक नाटक का लेखक कौन था? जो मृच्छकटिकम नाटक है उसको किसने लिखा था? तो शूद्रक ने लिखा था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? शूद्रक हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक अगर जो नाटक है उसकी रचना की थी। अगला है, मनुस्मृति में माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर विशेष भाग का अधिकारी था। तो आप सभी को पता है कि मतलब माता पिता के मरने के बाद मनुस्मृति में कहा गया था कि जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होगा वो विशेष भाग का अधिकारी होगा। तो सबसे बड़ा पुत्र, है ना, सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन डी, ज्येष्ठ पुत्र, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, प्राचीन काल में निम्न महिला के संपत्ति पर अधिकार होने का उदाहरण मिलता है। तो आप सभी को पता है कि प्राचीन काल में एक महिला थी जिसका संपत्ति पर अधिकार था, वो प्रभावती गुप्त थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, वाकटक नरेश की पत्नी थी ये, है ना, प्रभावती गुप्त। और ये जमीन पे मतलब भूमि पे इसका अधिकार था, संसाधनों का इस्तेमाल भी किया था इसने। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 35वां क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार महाभारत के लेखक माने जाते हैं। तो महाभारत के लेखक कौन है? परंपरा के अनुसार या साहित्यिक परंपरा के अनुसार जो हमारे महर्षि वेद व्यास है उनको महाभारत का लेखक माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कथन और कारण वाला है, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। बिल्कुल भाई, कथन तो सही हो गया यहाँ पे कि महाभारत एक बिल्कुल गतिशील ग्रंथ है। कारण क्या दे रखा है कि इसका विकास संस्कृत से शुरू होकर अनेक भाषाओं में रूपांतरित हुआ है। बिल्कुल, संस्कृत से शुरू हुआ था इसकी रचना, लेकिन अनेक भाषाओं में इसको लिखा गया है, तो इसलिए भी इसको हम गतिशील ग्रंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन सी जो दे रखा है आपका यहाँ पे, इसमें ऑप्शन में आप देखोगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कथन और कारण वाले में भाई देखो 2 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन तो आना है कथन कारण वाला हमारा। तो ज़्यादातर में ना आपको यही ऑप्शन देखने को मिलेगा, यही ऑप्शन सही होता है ज़्यादातर में, देख लेना आप। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महावीर या जैन दर्शन की शिक्षाओं का समाहित किए हुए हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस ग्रंथ में जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है, या महावीर जैन के जो दर्शन है उसका वर्णन है। महावंश, दीपवंश, सुत पिटक, ठीक है, उत्तराध्यान सुत। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, सांची के स्तूप क्यों बच गए जबकि अमरावती नष्ट हो गए? निम्नलिखित विकल्पों में से सही का कारण का चयन कीजिए। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि भाई जो है सांची का स्तूप है वो बचा रहेगा, अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। सही कारण क्या है इसमें से, वो आपको बताना है। तो सांची सम्राट शाहजहां द्वारा संरक्षित था, गलत है भाई ये तो। ठीक है, ये तो गलत हो गया। सांची के स्तूप को किसने? बेगमों ने संरक्षित किया था, ना कि सम्राट ने, है ना, ये बात आपको मालूम है। अगला है, बंगाल की एशियोटिक सोसाइटी ने इसकी सुरक्षित रखने की कोशिश की थी, इसको सुरक्षित रखने की कोशिश की थी, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कॉलिन मैकेंजी ने अपनी सांची की जानकारी समर्पित कर दी। कॉलिन मैकेंजी ने भाई सांची के बारे में तो जानकारी नहीं दिया, आप सभी को मालूम है। सांची के बारे में जानकारी किसने दी थी अपनी पुस्तक में? जॉन मार्शल ने। डी दे रखा है, अमरावती के नष्ट होने के बाद ही विद्वान स्थल पर संरक्षण का महत्व समझ गए। ये बात बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, कि अमरावती का स्तूप जब नष्ट हुआ तो लोगों को ये बात समझ में आया कि खोज वाले जगह पे ही हमें मतलब उन चीज़ों को, अपने धरोहर को, जो भी हमारे देश की धरोहर है
उसको खोज वाली जगह पे ही सुरक्षित रखना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपको सही करना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित चिंतक का उद्भव ईसा पूर्व प्रथम 6 शताब्दी में हुआ। तो ईसा मसीह के जन्म से जो 1000 वर्ष पहले, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो 1000 वर्ष है उस समय काल में कौन कौन से चिंतकों का उदय हुआ। 6 शताब्दी का मतलब आप सभी को पता है 1000 वर्ष होता है ना। तो महावीर और बुद्ध का, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का यूनान में, खुंगत्सी का चीन में, उपरोक्त सभी जितने भी विद्वान देखने को मिल रहे हैं आपको ना, इन सब का उद्भव इसी समय काल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न जटिल यज्ञ राजा अथवा सरदार किया करते थे। तो भाई राजा और सरदार जो है वो अश्वमेध और राजसू यज्ञ करवाते थे। ए और बी, यानी कि ऑप्शन डी जो दे रखा है वो सही है आपका, ऑप्शन डी अश्वमेध और राजसूय। ये दो ऐसे यज्ञ थे जो कि राजा और सरदार वगैरह ही करवा सकते थे, क्योंकि इसमें ज़्यादा धन दौलत की जरूरत होती थी और पावरफुल लोग ही करवाते थे। जैन धर्म के 24वें महान शिक्षक क्या कहलाते हैं। जो 24 मतलब जैन धर्म के 24 महान शिक्षक क्या कहलाते हैं। तो जैन धर्म के जो 24 महान शिक्षक हैं उनको कहा जाता है तीर्थंकर। तीर्थंकर वह महापुरुष होते हैं जो कि स्त्री और पुरुष के जीवन का नैया पार लगाते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं। 42वां क्वेश्चन दे रखा है कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, सब बच्चे कमेंट में बताएंगे, सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और अभी तक लाइक नहीं किया भाई इस वीडियो को लाइक करो फटाफट। ठीक है, कम से कम 300-400 लाइक तो भाई दिखने चाहिए इस वीडियो के नीचे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन है, निम्न महिला बौद्ध संघ की पहली भिक्षुणी बनी। तो कौन सी महिला थी जो कि बौद्ध संघ की पहली भिक्षुणी बनी थी, है ना। भिक्षु यानी कि पुरुष, भिक्षुणी यानी कि महिला। ठीक है, तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला का ये नाम आपको एक तरीके से बताना है। तो महाप्रजापति गौतमी थी। वो कौन थी, महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की उपमाता या फिर मौसी भी थी, है ना। अगला है भगवान बुद्ध का जन्म स्थल था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी समय किस देश में है, नेपाल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जहाँ बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, मतलब जहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई, उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो जो जगह है वो क्या है, वो जगह है कुशीनगर। ठीक है, वो यूपी में है भाई, कुशीनगर कहाँ है, यूपी में है। अगला है संस्कृत स्तूप का संस्कृत अर्थ क्या है। तो स्तूप का संस्कृत अर्थ क्या है, टिला। ठीक है, टिला बस। अगला देखते हैं। अगला है सबसे विशाल तथा शानदार बौद्ध स्तूप था। तो सबसे विशाल और सबसे शानदार जो बौद्ध स्तूप था वो अमरावती का था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध मूर्ति कला में बुद्ध द्वारा सारनार्थ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है। तो सारनार्थ में जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको किस प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। तो चक्र। ठीक है, चक्र जो है वो बुद्ध के द्वारा सारनार्थ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है। रिक्त स्थान आपको पता है गौतम बुद्ध की ध्यान की दशा का प्रतीक है। जो स्तूप है वो महापरिनिब्बान का प्रतीक है, यानी कि मोक्ष का प्रतीक है। ठीक है, अगला है बौद्ध धर्म की नई परंपरा मूर्ति पूजा कहलाती है, जिसमें आप सभी को पता है बौद्ध धर्म जो आगे चल के दो परंपराओं में बढ़ जाती है, महायान और हीनयान। तो बौद्ध धर्म की जो नई परंपरा है जो मूर्ति रूप में गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, महायान बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। तो कथन ये दे रखा है कि सांची के स्तूप का संरक्षण अंग्रेजों ने किया। गलत भाई, अंग्रेजों ने कहा किया, अंग्रेज तो लूट के लेके जाना चाहते थे इसको। कारण है कि भोपाल की बेगम निर्णय लेने में सक्षम नहीं थी। भाई भोपाल की बेगमों ने ही अच्छे निर्णय लिए, उसी की वजह से तो सुरक्षित है आज तक इस सांची का स्तूप, है ना। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही गलत है। ठीक है, दोनों यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये देखो इसमें वैसे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है जिसमें कथन और कारण दोनों गलत है, लेकिन पेपर में अगर क्वेश्चन आता है ना ऐसा जिसमें कथन और कारण दोनों गलत होगा तो ऑप्शन में दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये 50 MCQ क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं फर्स्ट बुक से रहा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किससे है, फर्स्ट बुक से है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, और आप मतलब ये वीडियो भाई फ़ायदा तो रहेगा, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो इसलिए आपने भाई वीडियो देख लिया है तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दो इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से अपने MCQ क्वेश्चंस की तैयारी कर सके। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।